हाय हेलो एवरीवन। सो कोवर्किंग स्पेस में मार्केट लीडर ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इस सेक्टर से ईएफसी लिमिटेड को हमने कवर किया था कुछ टाइम पहले। एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी। मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत सॉलिड है FY25 के अंदर। देन ऑर्डर्स की पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, प्लस उनका जो नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है फर्नीचर का, उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि कंपनी 50 से 75 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी। और वहीं अगर हम देखें तो स्टॉक काफी लो पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो एक सॉलिड री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी वहां पे। ऑफिस से हम समझेंगे कि ये पूरा सेक्टर किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है, एंड जितने भी नए इमर्जिंग सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर करेंटली, उसमें ये जो को वर्किंग स्पेस है इसको हम टॉप कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑफकोर्स रडार पे होना चाहिए, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल लगता है इस पूरे सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में। एंड काफी सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हमको टाइम टू टाइम इसमें मिल सकती है। तो ऑफिस का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो ये को वर्किंग स्पेस के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर है सेक्टर के अंदर। पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, काफी टाइम मैंने इनके उस ऑफिस एनवायरनमेंट में स्पेंड किया है। सो एक जो चीज ऑब्जर्व करी है मैंने कि इनका जो यूटिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब जिस तरीके से ये अपने नंबर ऑफ सीट्स को यूटिलाइज करते हैं उसमें एफिशिएंसी काफी अच्छी है कंपनी की, बिकॉज अपने ऑफिस सेंटर्स के अंदर ये जो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको ये 1 घंटे से लेकर के, मतलब 1 आवर से लेकर के 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक के कॉन्ट्रैक्ट ये वहां पे ऑफर करते हैं अपने क्लाइंटों को। तो मतलब स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी है कंपनी की, कस्टमाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे ऑफर करती है कंपनी। जबकि आप इसी कोवर्किंग सेक्टर में बाकी प्लेयर्स को देखोगे तो उनका प्रेफरेंस होता है कि मोस्टली वो लार्ज क्लाइंट्स को पकड़े, बड़े क्लाइंट्स को पकड़े। लेकिन ऑफिस का जो मतलब ये जो ऑफिस स्पेस कंपनी है, इनका एक्चुअली मिक्स काफी अच्छा है। इनके ऑफिस सेंटर्स के अंदर आपको बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी मिल जाते हैं, सोलोप्रेन्योर्स भी मिल जाते हैं, बहुत मिड साइज कंपनीज भी आपको मिल जाएगी, एंड इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स या एमएनसीज भी इनके सेंटर्स में आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने मिक्स काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, जिससे जो इनके सीट्स का यूटिलाइजेशन है वो काफी एफिशिएंटली कंपनी कर पाती है। सो इस तरीके का मॉडल है। अब इनका देखते हैं कि Q1 में एक तो रिजल्ट कैसा आया था एंड ओवरऑल मॉडल किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ सालों में। सो Q1 का अगर हम हाईलाइट देखें तो कंपनी के पास में 1 लाख से ज्यादा ऑपरेशनल सीट्स है आज के टाइम पे। दैट इज द रीजन की कंपनी मार्केट लीडर है इस सेक्टर के अंदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड इन टर्म्स ऑफ टोटल सेंटर्स। लगभग 16 से 17 सिटीज के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। देन अगर हम Q1 की बात करें तो इन्होंने 5300 नई सीट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, और 9 नए सेंटर्स भी इन्होंने स्टार्ट किए हैं Q1 के अंदर। इसके साथ में ऑफ कोर्स रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह तो काफी सॉलिड रहा ही है। और मॉडल भी इनका जो है वो मैनेज्ड एग्रीगेशन का मॉडल है। अब ये मैनेज्ड एग्रीगेशन का मॉडल क्या होता है कि जनरली आप देखोगे कोवर्किंग स्पेस में क्या होता है, एक कोवर्किंग कंपनी एक ऑफिस स्पेस लेती है रेंट पे, और उसके बाद पूरा उसका फर्नीचर फिटिंग सारा कुछ इंटीरियर खुद से करती है, मतलब पूरा कैपेक्स उनका खुद से लगता है। लेकिन ऑफिस के मॉडल में क्या होता है कि ये जो स्पेस का ऑनर है, ऑफिस का जो ऑनर है उसके साथ में पार्टनरशिप करते हैं, तो वहां पे जो कैपेक्स है वो ऑलमोस्ट 50-50% रहता है। मतलब एक पूरे इनके सेंटर में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके इंटीरियर वगैरह के ऊपर, फिटिंग्स के ऊपर, उसमें 50% इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑनर करता है। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका मॉडल जो है वो एसेट लाइट मॉडल हो जाता है, और आप उसको इजिली स्केल कर सकते हो, काफी रैपिड पेस पे उसको आप आगे स्केल अप कर सकते हो। सो इस तरीके का मॉडल है। इनके 67% जो सीट्स हैं वो एमए मॉडल के अंदर है, मतलब मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल के अंदर है। फिर उसके बाद में कंपनी का जैसे हमने डिस्कस किया कि 17 सिटीज में कंपनी की प्रेजेंस है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट या डिफरेंशिएटर फैक्टर आप बोल सकते हो ऑफिस का, कि टीयर 1 सिटीज में तो ऑलरेडी ये कंपनी मार्केट लीडर है, वहां पे तो इनकी लीडरशिप पोजीशन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली टीयर 2 मार्केट में भी काफी हाई पेस पे ये कंपनी एक्सपैंड करती जा रही है। हमने जब ईएफसी का कॉन कॉल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, तो उनकी मैनेजमेंट ने कहा था कि अगले एटलीस्ट 2 से 3 साल तक हमको टीयर 2 मार्केट में कोई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। हमारा फोकस टीयर 1 मार्केट के ऊपर ही है। इंडिया में जो टॉप 8-9 सिटीज हैं वहीं पे और ज्यादा एक्सपैंड करने पे हमारा मेजर फोकस रहेगा। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट ऑफिस की मैनेजमेंट क्या कह रही है कि हमको टीयर 2 मार्केट में भी एक लीडरशिप पोजीशन बिल्ड करना है। कंपनी ने आई थिंक इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट पिछले एक साल में 90% इन्होंने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है टीयर 2 मार्केट के अंदर। तो कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन करने की कोशिश कर रही है टीयर 2 मार्केट के अंदर भी। टीयर 1 में तो ऑलरेडी इनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है। देन ऑक्यूपेंसी का नंबर अगर आप देखोगे तो 84% की ऑक्यूपेंसी है इस कंपनी की उन सेंटर्स में जो 1 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। तो मतलब इससे हमको पता चलता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर पा रही है अपने अपने सीट्स को, अपने सेंटर्स को। और 71% की टोटल ऑक्यूपेंसी है
मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे जितने भी सेंटर्स इन्होंने ओपन किए हैं अभी तक। फिर इसके बाद में इनका इबिटा नंबर देखोगे तो वो भी अच्छा है। ये ओवरऑल सिटीज है जहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस है। उसके बाद ये अगर हम ग्रोथ देखें तो जो ऑपरेशनल सीट्स हैं उनमें 43% की ग्रोथ आई है कंपनी की वाई लेवल पे। देन इनका अगर आप ये सेंटर मिक्स देखोगे तो 64% ऐसे सेंटर हैं आज के टाइम पे जहां पे इनका एमए मॉडल है, मतलब मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल है। 36% सेंटर जो है वो एसएल मॉडल के अंदर है। एसएल मतलब स्टेट लीज मॉडल, जहां पे कंपनी खुद सारा कैपेक्स वगैरह करती है उन सेंटर्स के अंदर। फिर अगर हम इनका ये टेन्योर देखें तो 46 मंथ्स का टेन्योर, एवरेज टेन्योर रहता है इनका उन क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने इनके सेंटर में 100 से ज्यादा सीट्स ली है। तो ये भी एक तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाता है इनके इनके क्लाइंट्स का इस कंपनी के ऊपर। और 36% क्लाइंट जो है इनके वो मल्टी सेंटर क्लाइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 36% क्लाइंटों ने ऑफिस के एक से ज्यादा सेंटर में अपने ऑफिसेज बिल्ड किए हैं। तो अगेन ये भी एक तरीके से हमको शो करता है कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है मार्केट में। क्लाइंट काफी सेटिस्फाइड है इनके सर्विसेज से, सो दैट वो इनके साथ में अलग अलग सेंटर में एक्सपैंड कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम ये रेवेन्यू मिक्स देखें कंपनी का, तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि मिक्स काफी अच्छा है इनका। मतलब इनके पास लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, एमएनसीज हैं, एसएमईज हैं, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स, सोलोप्रेन्योर्स, हर एक कैटेगरी के क्लाइंट्स को कंपनी केटर करती है। दूसरी तरफ अगर आप सेक्टर वाइज भी देखोगे तो वहां पे भी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। मतलब आईटी से लेकर के एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, हर एक कैटेगरी की कंपनी कंपनी ये अपने ऑफिस में ऑफर करते हैं। उसके बाद रिजल्ट अगर हम देखें तो बहुत सॉलिड रिजल्ट है। 37% का ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। 56% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है। और मार्जिन जो लास्ट ईयर आई थिंक 27% था, तो इस क्वार्टर में 31% का मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया। मतलब मार्जिन में अच्छा एक्सपेंशन आया कंपनी को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है पहली बार इस कंपनी ने Q1 के अंदर। ये नंबर क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज जब इनका आईपीओ आने वाला था तो आई थिंक इनिशियली 165 करोड़ के आसपास का इशू लाने का प्लान था इनका, लेकिन उसके बाद उसको कम करके 130 करोड़ के आसपास का इन्होंने लाया था। तो उसके पीछे का रैशनल ये दिया था मैनेजमेंट ने कि हमको एक्सपेक्टेड है कि नियर फ्यूचर में 1 से 2 क्वार्टर में हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कैश फ्लो ऑलरेडी हमारा अच्छा आ रहा है, तो आगे के एक्सपेंशन के लिए हमको एक्सपेक्टेड है कि हम इंटरनल अक्रूवल से आगे का एक्सपेंशन कर लेंगे, इसलिए इशू साइज को इन्होंने कम किया था। तो वो जो एक आउटलुक उन्होंने शेयर किया था, तो उसका बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग इनकी परफॉर्मेंस भी आई है। 2 क्वार्टर बाद ही कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया, तो ये एक अच्छा साइन है, प्रॉफिटेबल हुआ है कंपनी Q1 के अंदर। अब हमको ये देखना है कि यहां से आगे का कैसा आउटलुक है कंपनी का। देन अगर आप इनका थोड़ा सा बैक स्टोरी देखोगे तो 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, मतलब 9-10 साल हो चुके हैं कंपनी को। एंड अलग अलग टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, मार्की इन्वेस्टर्स ने, आशीष कचोलिया जी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये पूरा इनका सिनेरियो है। अब हम देखेंगे कि कंपनी का कॉन कॉल में मैनेजमेंट कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, एंड मेजरली इनका प्रॉफिटेबिलिटी का कैसा ट्रेंड रहने का एक्सपेक्टेशन है, एंड अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है इस कंपनी के स्टॉक में। सो नंबर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने। देन इनका जो ये को वर्किंग वाला बिजनेस है, सो एक्चुअली इनके बिजनेस भी दो हैं। एक तो इनका को वर्किंग का बिजनेस है जिससे अराउंड 72% के आसपास रेवेन्यू आता है। 26% रेवेन्यू कंपनी को आता है डीएनबी बिजनेस है, डिजाइन एंड बिल्ड, वही सेम जो ईएफसी भी करती है। तो वैसा ही मॉडल ऑफिस स्पेस का भी है, वहां से इनको 26% का रेवेन्यू आता है। अब इनका जो को वर्किंग का बिजनेस है उसमें 33% की ग्रोथ रही है, और जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है उसमें अराउंड 55% की ग्रोथ रही है। मतलब दोनों सेगमेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी के लिए Q1 में। देन 1 लाख से ज्यादा ऑपरेशन सीट्स है कंपनी की आज के टाइम पे। 15,000 सीट्स और 23 सेंटर्स जो हैं वो कंपनी, उसके लिए कंपनी ने LOI साइन कर लिया है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया है ऑलरेडी। और प्लस 11,000 के आसपास सीट्स है कंपनी की जो अभी अंडर प्रोसेस है, मतलब उसमें वो इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1,27,000 के आसपास का सीट्स ऑलरेडी कंपनी की बहुत ज्यादा लाइव होने वाली, बहुत जल्दी लाइव होने वाली है, वहां पे ऑक्यूपेंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। देन मैनेजमेंट का बोलना है कि 3 मेन चीजों पे हमारा फोकस है आने वाले टाइम पे। पहला तो ऑफ कोर्स जो हमारी एफिशिएंसी है, कि
मैनेज एग्रीगेशन मॉडल के थ्रू हम स्केल अप कर रहे हैं, इसको हम और ज़्यादा बढ़ाएं और एफिशिएंट तरीके से इसको हम यूज़ करें। दूसरा, एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों मार्केट में हमको एक्सपैंड करना है। एंड तीसरा, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि टीयर 2 मार्केट में कंपनी एक लीडरशिप पोजीशन बिल्ड करना चाह रही है, सो वहां पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक लीडरशिप पोजीशन लेने के ऊपर इनका फोकस है। देन ग्रोथ कहां से आ रही है कंपनी की, तो मैनेजमेंट बोल रही है कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं प्लस इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स हैं, एमएनसीज हैं, वहां से ग्रोथ आ रही है। फिर आपका एसएमईज, एमएसएमईज बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, उनका बिजनेस मोमेंटम काफी अच्छा चल रहा है। उसके साथ में स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम है, फ्रीलांसर्स हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं। सो ये सारे जो हैं ये हमारे ग्रोथ में ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लस उसके ऊपर से कमर्शियल रियल एस्टेट तो वी ऑल नो कि अभी काफी अच्छे मोमेंटम में है, तो यहाँ से कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ ड्राइव हो रही है। देन कंपनी का कहना है कि जो कितने सारे मतलब इन्वेस्टमेंट हुए आ रहे हैं अभी इंडिया में, उससे ये जो छोटे छोटे कंपनीज हैं, एसएमईज हैं, इनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है एंड यहाँ से भी काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। 5368 सीट्स इन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दी हैं Q1 के अंदर। और पिछला अगर हम एक साल का देखें तो कंपनी ने लगभग 30,000 न्यू सीट्स ऐड किए हैं एंड 48 न्यू सेंटर्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो लगभग 40% की ग्रोथ रही है इनके नंबर ऑफ सीट्स में और 43% की ग्रोथ रही है इनके टोटल न्यू सेंटर्स के अंदर। टीयर 2 मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंपनी का अगर आप टोटल सेंटर देखोगे तो पहले इनके 10 सेंटर्स थे टीयर 2 मार्केट के अंदर, टीयर 2 सिटीज में। अब वो बढ़ करके 19 सेंटर्स हो गए हैं, तो मतलब 90% कंपनी ने अपना प्रेजेंस बढ़ाया है टीयर 2 मार्केट के अंदर। मतलब इनकी टोटल प्रेजेंस जो है वो 90% बढ़ गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देन मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल पे कंपनी कह रही है कि उस पे हमारा कोर फोकस है, आने वाले टाइम पे भी उसी पे रहेगा। और अभी भी जो इनकी ये सीट्स जो अंडर प्रोसेस है, जो आने वाली है नई सीट्स, उसमें भी 79% जो सीट्स है वो इनकी मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल के अंदर है, तो वो इस कंपनी का कोर फोकस है। इन्होंने कुछ टाइम पहले गाइडेंस दिया था कि 40,000 नए सीट्स ये ऑपरेशनलाइज करेंगे बाय द एंड ऑफ FY26। उस गाइडेंस को कंपनी ने मेंटेन किया है। अब अगर आप देखो तो Q1 में ऑलरेडी 5300 सीट्स इन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दी है और इनका टारगेट है कि 40,000 करना है बाय द एंड ऑफ FY26। तो मतलब 8 क्वार्टर्स हो गए टोटल, हर एक क्वार्टर में आपको ऑन एन एवरेज 5,000 करना है। तो बहुत हाई चांस है कि कंपनी उस गाइडेंस को ओवर अचीव कर लेगी, बिकॉज बहुत अच्छे डायरेक्शन में ओवरऑल मूव कर रही है कंपनी। फिर इनका मिक्स किस तरीके से है, तो 65% जो क्लाइंट बेस है कंपनी का वो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, एमएनसीज हैं। 22% क्लाइंट इनके एसएमईज हैं और 13% में इनके स्टार्टअप्स आते हैं, फ्रीलांसर्स आते हैं और आपके सोलोप्रेन्योर्स वगैरह आते हैं। सो मिक्स काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है कंपनी ने। देन इनके वही जो हमने डिस्कस किया था कि 36% इनके मल्टी सेंटर क्लाइंट्स हैं। और कंपनी का टोटल बिजनेस जो है उन क्लाइंटों से जिन्होंने 100 या उससे ज़्यादा सीट्स कंपनी के सेंटर्स में ले रखी है, सो 56% बिजनेस इनका वहाँ से आता है। टोटल अगर हम एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें तो 2684 एक्टिव क्लाइंट्स है कंपनी के पास आज के टाइम पे। डेट टू इक्विटी लगातार इनका इंप्रूव हो रहा है और मैनेजमेंट बोल रही है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा इंप्रूव होगा बिकॉज हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ने का गाइडेंस दिया है इन्होंने करंट लेवल से। देन कंपनी कह रही है कि हमारा जिस तरीके का मॉडल है, ये एक्चुअली ईएफसी की मैनेजमेंट ने भी बोला था कि इस मॉडल को अगर आप एनुअली मेजर करोगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर आइडिया लगेगा कि किस तरीके से बिजनेस मूव कर रहा है। बिकॉज बहुत बार कुछ ऐसे क्वार्टर्स होते हैं जहां पे सडन एक्सपेंशन करते हैं हम और बहुत सारे नंबर ऑफ सीट्स आ जाते हैं, लेकिन उन सीट्स में ऑक्यूपेंसी आने में टाइम लगता है। तो इस वजह से अगर आप एनुअली देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर उसमें दिखेगा बिजनेस का। इनके मार्जिन 31% पे आए हैं और मैनेजमेंट ने एक गाइडेंस दिया है कि इस एनुअली पूरे लेवल पे हम एटलीस्ट 1.8% के आसपास का मार्जिन एक्सपेंड करेंगे। तो मार्जिन एक्सपेंशन का गाइडेंस है। देन कंपनी का जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है, तो इस बिजनेस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो है कि जो इनके इनके जो लैंड ओनर के, ऑफिस ओनर के साथ में जो इनका पार्टनरशिप होता है। तो पहले वाले पार्ट में क्या होता है कि वो ऑफिस ओनर पूरा इन्वेस्ट करता है उसके इंटीरियर वगैरह के ऊपर एंड ये उसका इंटीरियर डिजाइन करते हैं, पूरा वो सारा कुछ बिल्ड करते हैं। तो 50% के आसपास बिजनेस वहां से आता है इस कैटेगरी में। बाकी का 50% जो है वो थर्ड पार्टी क्लाइंट से आता है। यहाँ पे एक नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होता है कंपनी के लिए, एक और लिवरेज मिलता है इनको। बिकॉज पिछले 9-10 सालों से कंपनी इस इंडस्ट्री में है और मतलब 200 के आसपास सेंटर्स ये इनके आज के टाइम पे हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया इस चीज का कि सेंटर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, ऑफिस को मतलब किस तरीके से डेकोरेट करना चाहिए, कैसे क्लाइंट उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके के कंपनीज को किस तरीके का सेंटर का डिजाइन अट्रैक्ट करेगा। तो ये स्किल इन्होंने डेवलप करी है और उसको लेवरेज करने के लिए ये सेगमेंट इन्होंने चालू करा है। सो वहां से मैनेजमेंट बोलती है कि जो हमारे सेंटर्स में ऑलरेडी क्लाइंट हैं, जो 170-200 सेंटर्स में ऑलरेडी क्लाइंट हैं,
इनको भी जब कहीं और एक्सपैंड करना होता है तो ये भी हमें हमें प्रेफरेंस देते हैं अपने अपने वहाँ पे ऑफिस में डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस के लिए। तो वहां से एक और हमको नया बिजनेस जनरेट होता है, तो एक अच्छा नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करता है बिजनेस के लिए। एंड कंपनी कहती है कि हम भी चाहते हैं कि सिर्फ हम को वर्किंग सर्विसेज ऑफर ना करें अपने इतने सारे क्लाइंट्स को, ऑफकोर्स उसके साथ में जो हमारे बाकी की सर्विसेज हैं उसको भी हम अच्छे से लेवरेज कर पाएं। फिर रेंट वगैरह किस तरीके से हाइक होता है, तो कंपनी कहती है कि जो जो छोटे प्लेयर्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं हमारे पास में, उनका एनुअली हम 5 से 8% के बीच में रेंट इंक्रीज करते हैं। एंड जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो लार्ज क्लाइंट्स हैं, उनका ऑन एन एवरेज हम 3 से 5% के बीच में उनका रेंट इंक्रीमेंट होता है। कंपनी कह रही है कि जो ये जो फिट आउट वाला बिजनेस है, इसमें जब हम ये ऑफिस ऑनर के साथ में करते हैं तो उसमें ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है, 15-16% के आसपास रहता है। लेकिन जब हम ये थर्ड पार्टी क्लाइंट के साथ में करते हैं तो वहां पे ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाता है, 18-20% तक चला जाता है। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे 16-17% का मार्जिन आता है। एंड इसमें अच्छा पार्ट ये है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे चल के जो थर्ड पार्टी वाला बिजनेस है इस सेगमेंट में वो और बढ़ेगा, बिकॉज नए क्लाइंट आते जा रहे हैं और उनको भी ऑफकोर्स आगे एक्सपैंड करना है, तो उनका भी डिजाइन एंड बिल्ड वाला काम हम ही करेंगे उस अगले ऑफिस के अंदर। सो वहां से वो वाला पार्ट हमारा और बढ़ेगा, तो चांसेस है कि इस बिजनेस में भी मार्जिन इंप्रूव होगा कंपनी का। गाइडेंस की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि लास्ट ईयर हमारा लगभग 850 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, और FY25 के अंदर हम 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब 850 करोड़ इन्होंने पिछले FY24 में किया था, वहां से 30% अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आना चाहिए कंपनी का FY25 के 5 के अंदर। अब ग्रोथ गाइडेंस अच्छा है कंपनी का, लेकिन ऑफकोर्स इसमें पॉइंट वही है कि अभी ये प्रॉफिटेबल हुई है, तो थोड़ा सा आई वुड प्रेफर कि देखना चाहिए कि इनका आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड कैसा रहता है। अभी तो पैट मार्जिन ऑफकोर्स बहुत कम है, 1-1.25% के आसपास का पैट मार्जिन है, जबकि जो EFC की अगर हम बात करें, जो इनका दूसरा कॉम्पिटिटर है, वो ऑलमोस्ट 15-16% के पैट मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये ट्रेंड हमको देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में इनके मार्जिन किस तरीके से रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल किस तरीके से निकल के आती है कंपनी की। देन जो इनका गाइडेंस था वही 40,000 सीट्स का, तो उसमें कंपनी कह रही है कि 5,000 सीट्स हमने ऐड कर दी हैं, 11,500 के आसपास सीट्स अभी अंडर प्रोसेस हैं, प्लस 15,000 सीट का LOI साइन हो रहा है, लेटर ऑफ इंटेंट। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो 1,35,000 सीट हमको लेके जाना है FY26 के एंड तक, उसको हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। इनफैक्ट मतलब वही जो हमने बात करी कि ओवर अचीव करने का चांस है उसको। देन कैपेक्स कितना लगा है Q1 में, तो जितने भी इन्होंने नए सीट्स वगैरह सेंटर्स वगैरह ऐड किए हैं उसमें ओवरऑल 35 करोड़ का कैपेक्स लगा है कंपनी को। देन कंपनी ने एक और इनका जो डिफरेंशिएटर फैक्टर हमने अभी डिस्कस किया था कि इन कंपनी जो है वो मेनली मिड साइज कॉर्पोरेट्स को भी केटर करती है, SMEs को भी केटर करती है, एंड उन क्लाइंटों को भी टारगेट करते हैं ये जिनकी रिक्वायरमेंट 100 से कम सीट्स की होती है। सो कंपनी कह रही है कि जबकि बाकी प्लेयर्स क्या टारगेट करते हैं कि वो बड़े क्लाइंटों के पीछे भागते हैं, तो यहां से हमारा यूटिलाइजेशन काफी अच्छा हो जाता है। एंड एक इन्होंने CBRA की रिपोर्ट भी कोट करी है कि जिसमें उस रिपोर्ट में कहना है कि जो सब 500 सीट्स हैं उनमें 101 से लेके 100 तक की जो सीट्स हैं, सीट्स की रिक्वायरमेंट जो है उनमें ज्यादा ग्रोथ रहने की एक्सपेक्टेशन है आने वाले सालों में को वर्किंग स्पेस के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि हम क्यों ज्यादा एक्साइटेड हैं इस रिपोर्ट को लेकर के, बिकॉज हमारा हमारा मॉडल उस तरीके से हमने बिल्ड किया है। एंड जो छोटे कोहॉर्ट्स होते हैं, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, उनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत चाहिए होती है, मतलब उनको इंटीरियर वगैरह वहाँ पे पूरे सर्विसेज वगैरह बिल्कुल वैसा ही चाहिए जो एक बड़े कॉर्पोरेट्स में मिलता है उनको। लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो किसी बड़े एरिया में जाके वो लेंगे तो उनको रेंटिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। हमारे एरिया में वो आते हैं तो उनको कम कॉस्ट में वो सारी सर्विसेज मिल जाती है, तो उनका रिन्यू करने का चांस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। देन कंपनी कह रही है कि हम किसी एक सेंटर के ऊपर हमारा रेवेन्यू डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज हमने काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। 170 के आसपास टोटल सेंटर्स हैं, प्लस इन्होंने पिछले एक साल में जो मैनेज ऑफिसेस का बिजनेस है उसको भी स्टार्ट किया है। 12 न्यू मैनेज बिजनेसेस इन्होंने साइन किए हैं पिछले एक साल के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि कोर फोकस हमारा आगे चल के वही रहेगा कि 65 से 68% जो हमारे सीट्स हैं वो MA मॉडल के अंदर है, मैनेज एग्रीगेटर मॉडल के अंदर है। फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम थोड़ी सी इनकी डिक्लाइन हुई है, तो उसका मेन रीजन ये है कि अभी 6 महीने में इन्होंने लगभग 20,000 नए सीट्स ऐड किए हैं। तो सीट्स तो आप ऐड कर देते हो लेकिन ऑक्यूपेंसी आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए रीजन है कि थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इनकम कम हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट काफी बुलिश है कि ये सीट्स बहुत जल्दी ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, बिकॉज डिमांड काफी स्ट्रांग लग रही है हमको।
देन कंपनी का कहना है कि पिछले एक साल में मतलब ये जो रिन्यू करते हैं, जो प्राइस वगैरह बढ़ाते हैं, वो तभी बढ़ाते हैं जब एक साल पूरा कंप्लीट हो जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट को। फिर कॉन्ट्रैक्ट जो इनका फिट आउट वाला बिजनेस है उसमें 35 से 40% जो ग्रोथ है वो इनकी आईटी कंपनी से आ रही है। कंपनी का कहना है कि इंडियन आईटी कंपनीज बाहर एक्सपैंड कर रही है, बाहर की आईटी कंपनीज इंडियन मार्केट में एक्सपैंड कर रही है। तो ये दो तीन मेन रीजन है जहां से हमको ग्रोथ आ रही है इसके अंदर। देन मैनेजमेंट का कहना है कि 2600 जो हमारे टोटल क्लाइंट्स हैं, इससे हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ऑफकोर्स हम उनको बाकी सर्विसेज भी ऑफर कर पाएं। आज के टाइम पे कंपनी बोल रही है कि हमारा जो इंटीरियर वाला बिजनेस है उसमें मेन हमारा कमर्शियल ऑफिसेज को डेकोरेट करने के ऊपर ही फोकस है। इसके बाहर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि बाहर आ गया और हमको कहीं एक्सपैंड करना है। देन ये जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है, इसका साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, तो कंपनी कह रही है कि जो हमारा रियल एस्टेट की टीम है वो जो ऑफिस का ऑनर है उससे इंगेज होती है। ऑलमोस्ट 2 से 6 वीक्स का टाइम लगता है डील को क्लोज होने में। देन उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लगता है हमको पूरा वो इंटीरियर बिल्ड करने में, वो लोकेशन पे सेंटर पे डिपेंड करता है। एंड उसके बाद अगले 3 से 12 महीने के अंदर जो ऑक्यूपेंसी है वो बिल्ड होना स्टार्ट होती है। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस रहता है। 9% कस्टमर्स ऐसे हैं इस कंपनी के जो जिनका टेन्योर, जिनका कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो 1 साल से कम का है। तो मैनेजमेंट कह रही है कि इसमें अगर आप कुछ साल पहले का ये डेटा देखोगे तो ये नंबर काफी ज्यादा था। अब इंक्रीमेंटली क्या हो रहा है कि जो नए क्लाइंट्स इनके पास आ रहे हैं वो इनके साथ 1 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज ये शो कर रही है कि इंक्रीमेंटली मार्केट में इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। वर्ड वर्ड ऑफ माउथ का भी एक बहुत बड़ा रोल है वहां पे, बिकॉज जो नए क्लाइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्वीनियंट फील कर रहे हैं इस कंपनी के साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए। स्टार्टिंग में ऑफकोर्स बिकॉज कंपनी खुद छोटी है तो थोड़ा सा डाउट होता है कि किस तरीके के टर्म्स रहेंगे इस कंपनी के साथ में हमारे, तो वो प्रेफर करते हैं 3 महीने का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रखा जाए। लेकिन अब इंक्रीमेंटली जितने भी नए क्लाइंट्स आ रहे हैं वो इनके साथ 1 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हैं। देन चर्निंग जो है कंपनी का वो 1.2 से 1.4% के आसपास रहता है एनुअली। एंड कंपनी कह रही है कि इस चर्निंग को लेकर के हम काफी कंफर्टेबल हैं। इनका अगर आप सेंटर का साइज देखोगे तो मिड साइज सेंटर्स होते हैं। कंपनी कह रही है कि स्ट्रेटेजिकली हमने अपना मॉडल इस तरीके से क्रिएट किया है कि हम मिड साइज सेंटर्स प्रेफर करते हैं। बिकॉज जो आपका चर्निंग है वो सिर्फ सीट्स के बेसिस पे नहीं होता है, सेंटर्स की बेसिस पे भी होता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गया है एंड अब आपको वो सेंटर क्लोज करना पड़ रहा है। तो अगर आपका सेंटर का साइज बहुत बड़ा है और काफी ज्यादा क्लाइंट्स है वहां पे, तो चांसेस है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स वहां पे लूज कर दोगे। बिकॉज इतने सारे कस्टमर्स को इमीडिएटली मतलब बहुत नियर फ्यूचर में आपको कहीं और पे शिफ्ट करना है दूसरे सेंटर में, उसका चांस बहुत कम होता है। लेकिन क्योंकि हमारे मिड साइज सेंटर्स होते हैं, लिमिटेड क्लाइंट्स को हम केटर करते हैं और उसमें भी यूटिलाइजेशन हमारा अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अगर इन केस हमको कोई सेंटर क्लोज भी करना पड़ रहा है तो हम उसको इजीली शिफ्ट कर लें और इस प्रोसेस में हम हार्डली कोई कस्टमर लूज करते हैं। सो एक तरीके से कंपनी कह रही है कि ये हमारे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। बिकॉज जो बाकी प्लेयर्स हैं वो क्या प्रेफर करते हैं कि एक ही लोकेशन में बहुत बड़ा सेंटर वो ओपन करते हैं वहां पे। देन ये काफी अच्छा प्रोसेस इन्होंने शेयर किया है। कंपनी कह रही है कि हमारा रिन्यूअल प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, बिकॉज उसी की वजह से हमारा ऑक्यूपेंसी इतना हाई रहता है। तो कंपनी कह रही है कि जनरली जो ये रिन्यूअल मैनेजमेंट है ये हमारी इन हाउस टीम करती है। हमारा एक डिजिटल सिस्टम है जिसको हम 90 एक्सपायरी 90 करके बोलते हैं उस सिस्टम को। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो छोटे क्लाइंट्स हैं उनका मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है उनका रिन्यूअल से पहले का। तो कंपनी कह रही है कि उस 90 डेज की ड्यूरेशन में जो हमारी टीम है उनकी ये एबिलिटी है, पिछले 9-10 सालों में उनको ये आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट का कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से रिन्यू करेगा या नहीं करेगा। एंड अगर हमको लगता है कि चांस बहुत कम है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट जो है ये रिन्यू नहीं करेगा, देन हमारी जो सेल्स टीम है बैकएंड में वो एक्टिव हो जाती है। एंड उनको उनको माइंड में क्लियर ये आइडिया होता है कि अब हमारे पास अगले 2-3 महीने का टाइम है, ये नंबर ऑफ सीट्स हैं जो वेकेंट हो सकती है अगले 2-3 महीने के अंदर, एंड इसके लिए हमको मार्केट से क्लाइंट लेकर के आना है। तो वो अपना प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये पूरा इनका रिन्यूअल मैनेजमेंट रहता है। अब कंपनी कह रही है कि जो लार्ज क्लाइंट्स हैं, जो जो 200-300 सीट्स जिनकी हैं इनके सेंटर्स में, उनका ओवरऑल 3 से 6 महीने का पूरा रिन्यूअल का प्रोसेस रहता है। सो कंपनी कहती है कि उसमें हमारी सेल्स टीम को और भी ज्यादा टाइम मिल जाता है एंड वहां पे वो इसको काफी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। प्लस अगर आप इनका उन सेंटर्स में ऑक्यूपेंसी देखोगे जो 1 साल से पुराने हैं,
83-85% की रेंज में वो रहता है। तो मैनेजमेंट कह रही है कि ये नंबर ही जस्ट आपको शो करता है कि कितनी ज्यादा एफिशिएंट है हमारी टीम हमारे रिन्यूअल मैनेजमेंट के अंदर। बिकॉज इन केस कई बार अगर होता है कि क्लाइंट लग रहा है कि वो रिन्यू नहीं करेगा, तो फटाफट से हमारी टीम एक्टिव होकर मार्केट से दूसरे क्लाइंट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देती है। अब एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये मॉडल बहुत सिंपल लगता है, एंट्री तो बैरियर ऐसा लगता है कि इसमें है ही नहीं। बिकॉज आपको कुछ काम करना नहीं है, एक आप ऑफिस रेंट पे आपने लिया, उसको लीज पे लिया, एंड देन आपने क्लाइंटों को लेना शुरू कर दिया। सुनने में मॉडल बहुत अच्छा लगता है, एंट्री टू बैरियर नहीं लगता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो बहुत सारे चैलेंजेस है। बिकॉज आपको ये माइक्रो चीजें मैनेज करनी है डे टू डे लेवल पे। क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा क्लाइंट है अगर आपके पास में, जो 100 to 200 सीट्स जिसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, एंड कल को वो अगर रिन्यू नहीं करवाता है, तो वहां पे आपको मतलब बहुत क्रिटिकली ये डिसाइड करना है कि आपको एक और बड़ा क्लाइंट लेकर के आना है, या फिर आपको 3-4 छोटे छोटे क्लाइंट से उस ऑक्यूपेशन को उस वैकेंसी को फिल करना है। तो ये डे टू डे लेवल पे इन डिसीजंस को लेना और देन उसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत हेक्टिक जॉब है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज इस सेक्टर में आपको दिखेगी, बिकॉज ग्रोथ ज्यादा है, तो कंपनीज तो बहुत सारी आई हैं, लेकिन वो अभी भी लॉस मेकिंग है। एंड कई बार आपको दिखेगा कि उनके ऑफिस के अंदर या तो सप्लाई का इश्यू है, मतलब सडनली डिमांड इतनी आ गई कि उनके पास स्पेस नहीं है फिल करने के लिए, या फिर कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि सीट्स जो है वहां पे वो बिल्कुल ही वेकेंट पड़ी हुई है। तो डिमांड और सप्लाई को कॉन्स्टेंटली मैनेज करना पड़ता है इस मॉडल के अंदर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। देन कंपनी का कहना है कि लैंडलॉर्ड के साथ में हमारा कैसा रहता है, 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर का फिक्स होता है, देन उसके बाद अगले 4 साल का वो एक्सटेंशन होता है। एंड जो मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लैंडलॉर्ड है वो रिन्यू करता ही है, बिकॉज उसकी खुद की भी इक्विटी लगी हुई है, एंड 4-5 साल अच्छा उसको बिजनेस आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो वहां पे वो लैंडलॉर्ड जो है उसको रिन्यू कर लेता है। और अगर स्टेट लीज वाले मॉडल की भी बात करें, जहां पे कैपेक्स कंपनी का खुद का है, तो वहां पे भी मैनेजमेंट बोल रही है कि अगर आप लॉजिकली सोचो तो जो स्पेस ऑनर है, अगर वो हमको वहां से मतलब बोलता है कि जाने के लिए, तो एक तो उसको नए प्लेयर को लाने के लिए दोबारा से ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, प्लस जो 20 का ड्यूरेशन रहेगा, बिकॉज नया प्लेयर आएगा, देन उसके बाद वो अपने क्लाइंटों को लेकर के आएगा, तो 3-4-5 महीने का टाइम ऐसा रहेगा जहां पे उसके सेंटर में डिमांड तो रहेगी, लेकिन फुटफॉल नहीं रहेगा, बिकॉज एक पुराना प्लेयर गया है ऑलरेडी, बीच का गैप रहेगा, नया प्लेयर आएगा, फिर वो नए क्लाइंटों को लेकर के आएगा, तो यहाँ पे बिजनेस लॉस होता है ऑनर का ही। सो कंपनी कह रही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रेट लीज वाले मॉडल में भी हम ऑनर के साथ में डिस्कस कर लेते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं, एंड ऑनर भी सेटिस्फाई हो जाता है और हमारा रिन्यू वहां पे चलता रहता है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर केस होते हैं, स्पेशली वो केसेस होते हैं जहां पे इन्होंने कोई सेंटर ओपन किया और सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए इन्होंने उस सेंटर को पूरा डिजाइन किया, पूरा उसको मैनेज किया, लेकिन अगर वो क्लाइंट इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा है, उस केस में ये जो कंपनी है वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती है, एंड वो ऑफिस ये बंद कर देते हैं। सिर्फ वो उस तरीके के ऐसे केसेस होते हैं। अदरवाइज चाहे वो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल हो या इनका ये स्ट्रेट लीज वाला मॉडल हो, मैनेजमेंट का कहना है दोनों ही मॉडल में हमारा रिन्यूअल जो है वो काफी हाई रेट पे रहता है। तो ये पूरा कॉन कॉल था ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का। मतलब इनके मॉडल्स की अगर हम की हाईलाइट्स की बात करें, तो एक तो ये जो मैनेज एग्रीगेशन वाला मॉडल है, ये इनकी बिजनेस को एसेट लाइट बना देता है। मतलब आपको कैपेक्स ऑलमोस्ट 50% कम करना है कंपेयर टू योर पीयर्स। आपके पीयर्स पूरा ऑफिस ले रहे हैं, सब कुछ सारा कुछ खुद कर रहे हैं, आपके बिजनेस में क्योंकि आप वो मैनेज एग्रीगेशन वाला मॉडल फॉलो कर रहे हो, तो आपको स्केल करने में काफी इजी हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि कंपनी ने ऑलरेडी 170-200 के आसपास सेंटर्स ओपन कर दिए हैं। अब इससे एडवांटेज क्या होता है कि जो कल को अगर कोई भी बड़ी एमएनसी कंपनी इंडिया में एक्सपैंड कर रही है, नया बिजनेस ऑफिस ओपन करने को देख रही है, तो वो डेफिनेटली एक ऐसे प्लेयर को चूज करना पसंद करेगी जिसकी प्रेजेंस काफी वाइड हो, एंड एक अच्छा ब्रांड वैल्यू हो उसका मार्केट में, जो ऑफिस ने क्रिएट किया है पिछले 8-9-10 सालों के अंदर। सो ये 2-3 चीजें की एडवांटेज हैं, एंड उसके साथ में जो ये मिक्स मैनेज करते हैं, मतलब लार्ज कॉर्पोरेट्स भी हैं, एसएमईज भी हैं, प्लस आप फ्रीलांसर्स को भी यूटिलाइज कर रहे हो उसी ड्यूरेशन में। सो ये एक और कॉम्पिटिटिव एज देता है इस कंपनी को। सो ये 2-4 चीजें अच्छी हैं। अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम डिस्कस करें तो स्टिल आई फील की जो ईएफसी है उसमें अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बेटर है, बिकॉज मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत सॉलिड है, ऑफिस का भी गाइडेंस अच्छा है, 30% का ग्रोथ गाइडेंस है, बट आई फील की प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड यहाँ से देखना पड़ेगा कि सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड कैसा रहता है, और वहां पे वो जो मैनेजमेंट है वो 100% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है FY25 के अंदर। प्लस उनके जो बाकी की जो फैसिलिटीज हैं उसके लिए भी कंपनी कह रही है कि डिमांड का जो पाइपलाइन है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और स्टॉक हमने डिस्कस किया ये कि आई थिंक फॉरवर्ड पी पे 22-23 मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो एक सॉलिड री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आती है ईएफसी के अंदर।
ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे दोनों मॉडल्स की, Q2 में देखेंगे अभी कि कैसे नंबर्स आते हैं कंपनी के एंड आगे का कैसा आउटलुक लगेगा। बाकी आपकी जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।